जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। उरी के असली हीरो बालाघाट के लाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सीआरपीएफ में तैनात है हेड कांस्टेबल दिनेश लिल्लारे। कोरोना रिटर्न का प्रभाव, बालाघाट गोंदिया नागपुर बस का संचालन 31 मार्च तक स्थगित। 24 घंटे में मिले कोरोना के 18 नए पॉजिटिव मरीज। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर, 11 साल बाद दुगलई पहुंचे प्रशासन के अधिकारी, ग्रामीणों की ली सूद। रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर जिला प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों पर 88 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जिला पुलिस ने की कार्रवाई, गढ़ी थाना के भैसान घाट के जंगलों में नक्सलियों का 5 किलो विस्फोटक किया गया जब्त। ओडीएफ डबल प्लस के बाद नगरपालिका 3 स्टार की कर रही तैयारी, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाए जाने के लिए शुरू की तैयारी। 17 मार्च को पद्मेश 24/7 ने जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बैयर तहसील के अंतर्गत दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बसे परेशानियों से भरे दुगलई गांव की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 19 मार्च को जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी सहित बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। हालांकि 17 मार्च को पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान जिला पंचायत की सीईओ उमा माहेश्वरी ने हमें आश्वासन दे दिया था कि जल्द से जल्द दुगलई गांव में जिला पंचायत की टीम भेजी जाएगी और शासन की योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ भी दिलाया जाएगा। इसी कड़ी में 19 मार्च को जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ परियोजना अधिकारी निशांत कौल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुगलई पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से 1-to-1 चर्चा की और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के निर्देश के बाद बिजली वितरण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की टीम दुगलई पहुंची, जहां उन्होंने गांव में बिजली बंद होने की शिकायत पर मरम्मत का काम शुरू किया। जानकारी यही मिल रही है कि आगामी 2 से 3 दिन के भीतर दोबारा दुगलई में बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी। इस सबके बीच जिला पंचायत और बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ परेशानी यही रही कि दुगलई पहुंचने तक इन सभी के पसीने छूट गए। जैसा कि हमने 17 मार्च को खबर में दिखाया था कि कच्चा रास्ता, उस पर उबड़ खाबड़ पहाड़ी और पगडंडी से होते हुए दुगलई पहुंचा जाता है। इसी रास्ते से जब प्रशासनिक अधिकारी कुछ दूर तक अपने चौपहिया वाहन और उसके बाद मोटरसाइकिल से दुगलई पहुंचने की योजना बनाई, तो उसमें से आधा शासकीय अमला आधे रास्ते में ही रुक गया। जो पहुंचे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की जा रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके बाद स्कूलों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन नगरपालिका स्कूल में शैक्षणिक प्रक्रिया को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। जहां एक और शिक्षा विभाग के द्वारा तय किए गए समय के अनुसार छात्रों को शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पहुंच रहे हैं, उन्हें भी छुट्टी समय पूर्व ही दी जा रही है। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जब नगर पालिका स्कूल का जायजा लिया गया तो स्कूल में एक भी छात्र कक्षाओं में नजर नहीं आए। जब इस संदर्भ में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र रांगडाले से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मौसम के चलते छात्रों की उपस्थिति नहीं थी और जो छात्र पहुंचे थे उन्हें छुट्टी दे दी गई। 9 से 5 बराबर स्कूल लग रहा है और उसका बाकायदा परिपालन किया जा रहा है, परंतु बच्चे की संख्या उपस्थिति कम होते जा रही है इस समय। आज कितने बच्चे आए? आज कम से कम 50 बच्चे थे और कुछ एनएसएस कैंप में चले। वर्तमान में अभी छुट्टी हो गई 3 बजे। अच्छा, लेकिन 5 बजे तो आज 50 बच्चे थे। आज 5 बजे का समय दिया गया था, 3 बजे छुट्टी कैसे हो गई? आज मौसम के खराब होने के कारण उपस्थिति कम थी आज। तो और बच्चे एनएसएस कैंप में भी कम से कम 25 बच्चे चले गए। तो क्या लगता है सर, जो शिक्षा विभाग की जो मंशा है कहाँ तक पूरी हो पा रही? नहीं सर, बच्चों का जो है ना लंच टाइम है वो लंच करके आते नहीं है बच्चे, काफ़ी सुबह निकल आते हैं गांव से और हमारे गांव से आने 5 किलोमीटर के बच्चे उन्हें दिक्कत हो रही है। सर जैसे अभी 3:30 बज रहा है, अगर कक्षाओं की बात करें तो अभी कक्षाओं में कितने बच्चे बैठे हैं? अभी बच्चे नहीं हैं, आज जल्दी छुट्टी हो गई, स्ट्रेंथ कम थी आज सुबह पानी आने का। प्रभारी प्राचार्य के इस बयान से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के प्रयासों का इस स्कूल में किस तरह से पालन किया जा रहा है।
स्कूल के समय को लेकर शिक्षा विभाग का एक ही मकसद था कि छात्रों को कोविड-19 के चलते नियमित कक्षाओं का फायदा नहीं मिल पाया है। इस वजह से स्कूल के समय अवधि में बदलाव करते हुए इसे 8 घंटे कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग की मंशा सफल होते नजर नहीं आ रही। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा अन्य सरकारी स्कूलों का भी जायजा लिया गया, लेकिन इन स्कूलों में विधिवत तरीके से कक्षाओं का संचालन होते पाया गया। वहीं छात्राओं से जब इस विषय में चर्चाएं की गई तो शिक्षा विभाग की इस पहल का उन्होंने स्वागत किया और इसे एक बेहतर कदम करार दिया। सुबह 1 घंटे का जो मैम क्लास लेती हैं उसमें जो टफ सब्जेक्ट होते हैं मैम वो समझा देती हैं। लेकिन जैसे अभी 9 से 5 जो क्लास लगती है, इसमें आप मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि होमवर्क करना है, सुबह अपने को फिर तैयार भी होना है, अपने को खाना भी खाना है, फिर कैसे करते हैं? तो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, मम्मी कर देती है घर का काम। अच्छा, तो क्या लगता है आपको 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है, तो क्या महसूस करते हैं आप? अच्छा लगता है। किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं आप? वहीं इस संदर्भ में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के व्याख्याता उमेश शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका बेहतर तरीके से पालन किया जा रहा है। संयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार जो कक्षाएं 9 बजे से 5 बजे तक लगाई जा रही हैं और जिसकी आदेश दिया गया उसको हम MLB स्कूल बालाघाट में नियमित रूप से उसका आदेश का पालन किया जा रहा है। और मैंने एक चीज़ पाया है कि जब से यह आदेश का पालन किया जा रहा है, जब से छात्राओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ोतरी हुई है। और हमने यह पाया कि छात्राओं से मैंने कई बार क्वेश्चन किया कि बेटा अभी कैसा फील करते हो आप, तो बच्चों ने ये कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छात्राओं को जो पहले पीरियड 40 मिनट के मिलते थे उसमें उन लोग कम पढ़ पाते थे, क्योंकि कोरोना काल के कारण इस बार कम पढ़ाई हुई है। तो छात्राओं ने मैंने पाया कि उनको जो 1 घंटे का या हमने 1.5 घंटे का जो पीरियड किया है उसके कारण उनको अच्छा पढ़ने मिल रहा है और ऑफलाइन क्लास का उनको सही फायदा मिल रहा है। शुक्रवार को जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक बच्चे के साथ भर्ती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने महिला को कोविड सेंटर में भर्ती कराया और संपर्क में आए सभी बच्चे और महिलाओं के सैंपल लिए गए। NRC के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के तहत भर्ती करने से पूर्व बच्चे और उसकी मां का कोरोना टेस्ट किया जाता है। इसी कड़ी में अस्पताल में कुपोषित बच्चे के साथ आई उसकी मां के सैंपल लिए गए जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। NRC में एक महिला कोरोना संक्रमित हुई है, क्योंकि NRC में कुपोषण वाले बच्चे जो होते हैं जिनका वज़न कम होता है और जो कुपोषण के शिकार होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो एक प्रोटोकॉल है, फॉलो होता है आजकल कि जैसे कोई भी बच्चा या कोई मदर वहाँ पर एडमिट होते हैं तो उनका कोविड टेस्ट होता है और पहले रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों माध्यम से टेस्ट होते थे। अभी RT-PCR के माध्यम से उन सब महिलाओं का और बच्चों का टेस्ट होता है। तो उसमें से वो महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई थी और जब उसको कोरोना से संबंधित पाई गई थी तो उसको तुरंत उपचार भी स्टार्ट कर दिया गया था। उसका मेडिकल आइसोलेशन में उसको एडमिट भी करा दिया गया और उसके बच्चे को तो कोविड टेस्ट नहीं नेगेटिव आया है और बच्चा भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। अभी मदर को भी थोड़ा फीवर और हेडेक की कंप्लेन थी, पर अभी वो कंप्लेन भी उसकी सबसाइड है और उसको मेडिकल आइसोलेशन में हमने भर्ती कराया है और उसकी दवाइयाँ चालू। नहीं, मेडिकल आइसोलेशन में भर्ती किया है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की भी सलाह देते हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि वो NRC में भर्ती थी और उसका बच्चा भी यहीं था तो दोनों की देखरेख के लिए हमने उसको भी मेडिकल आइसोलेशन में भर्ती रखा। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर जागपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले छिंदी टोला के ग्रामीणों ने अपने गाँव के भीतर ट्रैक्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने गांव के बाहर एक नाका लगा दिया है जो पूरे समय बंद रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि छिंदी टोला घाट रेत उत्खनन के लिए स्वीकृत किया गया है, इसलिए यहां से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टरों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में गांव के भीतर इन ट्रैक्टरों की आवाजाही से पूरे समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए उनके द्वारा यह नाका लगाया गया है। यहाँ क्या होता है, ट्रैक्टर आने से जैसे हमारे मवेशी अधिक है, मवेशी अधिक होने से क्या होता है कि एक दिन हमारी गैया का पैर टूट गया ट्रैक्टर में। कल को अगर से कहने यहाँ बच्चे आ जाए तो ट्रैक्टर वाले तो निकल जाएंगे या जुर्माना भर देंगे, लेकिन बच्चा तो किसी का दे नहीं सकते। और यहाँ बच्चे पढ़ने भी आते हैं, कम से कम 20-40 बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तो कौन सी समिति आप लोगों की?
समिति क्या, पूरी गांव समिति से लिखते हैं हम लोग तो सिंधी टोला। छिंदी टोला गाँव समिति कब से लागू हुआ ये बस अभी की है हमने 15 दिन करीब 15 दिन पहले? हाँ 15 दिन करीब। तो कुछ इससे लाभ मिल रहा है? हाँ इससे लाभ है। एक तो क्या है, यहाँ के जो मवेशी जाते हैं या गाड़े बैल आते हैं तो हमारे गाड़ा बैल नीचे उतर जाता था। खैर सड़कों में तो नुकसान होता है, लेकिन क्या है हमारे मवेशी का यहाँ पे सब राशन पानी भरा हुआ रहता है, उसमें भी डस्ट आ जाती है पूरी। ग्रामीणों के अनुसार नाका लगाए जाने के बाद से ट्रैक्टर गांव के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से एक बाईपास रास्ता बना हुआ है जिससे वे रेत घाट तक जाते हैं। ऐसा करने से ग्रामीणों और ट्रैक्टर हमारा ये गांव जो है पशुपालन के लिए सभी किसान बंधु जो हैं पशुपालन करते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी सब परिवार में निवास करते हैं। रोड सकरी होने के कारण क्या है कि ये सारे ट्रैक्टर वाले यहाँ से रेत लेके जाते थे। आगे में घाट पड़ता रेत घाट, वहाँ से रेत लेके जाते थे। तो हम लोग उनको बार बार समझाई देते थे कि भाई गांव में से मत ले जाओ, तो वो लोग अपनी मनमानी करते थे और काफ़ी स्पीड से यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाते थे। तो इसलिए हम लोग ने सभी ग्रामीण जन के सहयोग से, हमारे डॉक्टर साहब सिद्धार्थ दुबे जी, उनके भी अथक प्रयासों से ये नाका बनवाया गया और हम लोग ने इसको यहाँ पे लगाया। नाका बनाने से ये उद्देश्य है कि यहाँ से ट्रैक्टर ना जाए ताकि जन धन की हानि ना हो। अगर कभी किसी को कुछ हो गया तो ट्रैक्टर वाले तो जीवन तो नहीं दे सकते, किसी के बच्चे का अगर एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट पे कुछ हो गया तो इसीलिए हमने ये नाका लगाया है। तभी ट्रैक्टर जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? नहीं अभी तो बंद है। बाहर से क्या है बाईपास रोड बना हुआ है तो उस रोड से हम जाने के लिए उनको अनुमति दे दी है। लेकिन गाँव के अंदर से नहीं जाएंगे? गाँव के अंदर से नहीं जाएंगे। किसी के गाँव घर में रेत आती है यहाँ बीच गली में तो ला सकते हैं वो लोग, लेकिन बाहर बेचने के लिए हम लोग ने यहाँ से पूरा मना कर दिया। आपको बताया कि ग्रामीणों की इस पहल से गांव के भीतर ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगने के साथ ही भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना अभी समाप्त हो गई है। इस पहल से छिंदी टोला के ग्रामीणों ने जिले के अन्य लोगों को सीख दे दी गई कि हर सुविधा के लिए शासन की मदद का इंतजार न करते हुए स्वयं भी व्यवस्था सुधारने के लिए भागीरथ बनना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के बीच अंतर राज्य बस परिवहन सेवा को 21 मार्च से 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18 मार्च को मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कमिश्नर और प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार 19 मार्च को कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर ने बाकायदा पत्र जारी कर इस बात की सूचना दे दी, जिससे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 31 मार्च तक के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले से रोजाना ही गोंदिया, नागपुर के लिए दर्जन भर से अधिक बस संचालित होती है। ऐसे में बस स्थगित किए जाने के बाद लोगों को आवागमन के लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आदेश तो आया नहीं, लेकिन हमको अभी गोंदिया जब हम पहुँचे 12 बजे तो हमको थोड़ा बहुत लोगों ने चर्चा की है कि कल से बॉर्डर बंद होने वाला है, इतना हमको पता लगा है। इसलिए बोला आज अपन जा सकते ना, तो बोले जा सकते, कल वापस भी आ सकते, लेकिन कल से बोले बंद कर देंगे। मतलब ठीक है। तो ये गाड़ी अभी कहाँ जा रही है? ये अभी लालवरा जा रही है। आई कहाँ से? नागपुर से। सवारी मिलती कभी नहीं मिलती, ऐसा कुछ सवारी का रहता ही नहीं। अच्छा, जो सवारियाँ आपके साथ गाड़ी में बैठ रही है उनको पता है कि महाराष्ट्र की गाड़ियों से एमपी में आने में रोक लगा दी गई है? नहीं, उतना तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन लोगों को कैसा बस स्टैंड पे आ गए, गाड़ी अगर दिख गई तो वो गाड़ी में बैठ जाते। कैसे हमको 22 सीट का परमिशन है, हम 22 सीट लेके आ जाते। क्या नाम? अभी तक के हमारे पास कोई आदेश तो आए नहीं है, लेकिन एक लिखित में मेरे पास व्हाट्सअप आया है जो हमारे कार्यालय आदेश जारी हुए, वो व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे पास आया है कि 21 तारीख से 31 मार्च तक एमपी की गाड़ी जो महाराष्ट्र जाती है वो बंद रहेगी और महाराष्ट्र की गाड़ी जो इधर आती है एमपी में वो टोटल बंद रहेगी। मलाजखंड थाना के अंतर्गत मोहगा रोड ग्राम पौनी में बेलगाम ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार पति, पत्नी और उनके 2 वर्ष की बेटी घायल हो गई। अत्याधिक चोट लगने से घायल सुनीर पिता नरसिंह धुर्वे 30 वर्ष निवासी ग्राम लगमा थाना बैयर और उसकी पत्नी जमुनाबाई धुर्वे 26 वर्ष को बिरसा से जिला अस्पताल रिफर किया गया है। इस दुर्घटना में इस दंपति की 2 वर्षीय बेटी को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मार्च को सुनीर अपनी पत्नी के साथ बेटी पायल को लेकर मोटरसाइकिल में एनआरसी बिरसा आए थे, जहां से काम पूरा होने के बाद पत्नी जमुना बेटी पायल को मोटरसाइकिल में लेकर बिरसा से अपने गांव लगमा लौट रहे थे। तभी मलाजखंड से मोगा रोड पौनी टोला के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
बिरसा थाने के साले टेकरी में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल 2 युवक अरविंद सिंह पिता अशोक सिंह राठौर 26 वर्ष और उमेश पिता हेमराज निषाद 26 वर्ष बैयर रोड बालाघाट निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक जो घायल हुआ है बिरसा अस्पताल में भर्ती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद सिंह और उमेश निषाद दोनों साल टेकरी में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। 19 मार्च को 11 बजे करीब अरविंद सिंह और उमेश दोनों मोटरसाइकिल से साल टेकरी चौक की तरफ सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे। तभी सालेवाड़ा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल दोनों युवक की मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से अरविंद सिंह और उमेश निषाद घायल हो गए, वहीं अन्य मोटरसाइकिल में सवार एक युवक भी घायल हो गया। तीनों घायलों को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अरविंद सिंह और उमेश निषाद को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने एक बार फिर नक्सली के मंसूबे को नाकामयाब करते हुए नक्सलियों के द्वारा जंगल में छुपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री जब्त की है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी थाना क्षेत्र के कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए चक्रवाई नाका भैसन घाट के पास जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखी थी। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने जब्त कर करीब 35 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पूरे क्षेत्र में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक्रवाई भैसन घाट के पास नक्सलियों के द्वारा छुपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है, जहां 4 से 5 किलो विस्फोटक सहित राशन सहित रोजमर्रा जरूरत के सामान मिला है। श्री तिवारी ने बताया कि गढ़ी क्षेत्र में विस्तार दलम 1, विस्तार दलम 2 और खटिया मोर्चा दलम सक्रिय है। संभवतः इन्हीं दलम के नक्सलियों के द्वारा यह सामग्री छुपाकर रखी होगी, जिस पर तीनों दलों के लगभग 35 अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं नक्सलियों की पतासाजी के लिए सर्चिंग अभियान तेज कर नक्सलियों की तलाश की जा रही है।